तो आज से हम क्लास 9 की आर.एस. अग्रवाल की मैथमेटिक्स बुक्स को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। और ये मैंने जितने भी लेक्चर डिजाइन करे हैं ये 2025-26 के जो भी लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। तो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। और मैं सिलेबस दिखाने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने चैप्टर नंबर 2 से इसकी स्टार्टिंग की है। चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर भी जल्द आ जाएंगे, मैं उसके आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करके डालने वाला हूँ वहाँ पर। तो चैप्टर नंबर 2 से हम ये स्टार्ट करेंगे। ये सिलेबस है जो भी आपका मार्क्स 9th क्लास के डिस्ट्रीब्यूटेड है किस किस में, जैसे कि नंबर सिस्टम 10 नंबर का आएगा, और एलजेब्रा 20 मार्क्स की आएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 नंबर का आएगा, ज्योमेट्री 27 का, और मेंसुरेशन आपका आएगा 13 मार्क्स का, और स्टैटिक्स आपका आएगा 6। तो टोटल 80 मार्क्स होते हैं और इंटरनल 20 नंबर आपके। अब ये सिलेबस डिफाइन सिलेबस है यहाँ पर कि पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है। ये सारी चीजें हम डिटेल से देखेंगे। अगर आपको नहीं आता, देखो कॉम्पिटेंसी बेस भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस अगर आप देख रहे हो तो सीबीएसई के अंदर ट्रेंड हो गया है कि कॉम्पिटेंसी बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्होंने साफ साफ बोला है, और उनकी संख्या बढ़ भी गई है। तो उसी पैटर्न को ये स्कूल वाले फॉलो करते हैं, जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल वालों के बारे में तो देखो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल वालों का वैसे मुझको इन शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो है उनका बेड़ा गर्क होया पड़ा है। हमारे इंडिया के अंदर जो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो प्राइवेट सेक्टर की ही देन है। हम बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ने इतनी फीस बढ़ा कर रखी हुई है, इतने प्राइवेट स्कूल महंगे होते हैं। तो हमारी इंडिया के अंदर जो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो सब प्राइवेट सेक्टर की वजह से, हमको प्राइवेट सेक्टर की पूजा करनी चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम ये है, जो गरीब बच्चे होते हैं, दूर दराज में रहने वाले, जो अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, अच्छे स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो इन सारी चीज़ों से मतलब दूर रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होती है अच्छी, उनका मैथमेटिक्स होता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो सीबीएसई में पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनका मैथमेटिक्स अच्छा ही होता है। ठीक है। अगर सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हो तो देखो, हो सकता है सरकारी स्कूल में आपका इंग्लिश मीडियम है, लेकिन सरकारी स्कूल की जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो बहुत खराब है। मैं ये जब मैं जनरली नहीं बोल रहा हूँ, वो बहुत खराब है, जनरली खराब है उसकी। पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ एक आधे स्कूल का कोई ठीक हो गया, प्रिंसिपल ठीक आ गया, हालत बहुत खराब है। तो प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन बहुत अच्छी है। उसका रीजन ये है कि प्राइवेट स्कूल वाले अपने जो टीचर होते हैं उनसे पूरा काम लेते हैं। ठीक है। उनकी रिपोर्ट चेक करते हैं कि भाई दिखाओ अपना ये अपना बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, सारी चीज का एवेल्युएशन करते हैं वो। और टीचर का जो पढ़ाने का टीचिंग कॉन्टेक्ट होता है वो हर साल रिन्यू, कुछ टीचर तो हर साल रिन्यू को मतलब प्रिंसिपल हर साल रिन्यू करते हैं कि आप अच्छा नहीं पढ़ाओगे हम हमको हटा देंगे। तो इस चक्कर में वो अपनी वो अच्छा पढ़ाते हैं। अब ये जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं उनके कान पर जूं नहीं रेंगती है, वो उनको कोई मतलब नहीं क्वालिटी क्वालिटी, वो जब जाएंगे वहां पर मतलब जो भी टाइम उनको अपना उसके अंदर पास करना होता है। बाकी मैं सभी टीचरों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सभी काफी टीचर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक जनरली सिस्टम खराब चल रहा है गवर्नमेंट स्कूल का। तो वो कुछ जानबूझ कर नहीं पढ़ाना चाहते, कुछ को उनको पता है सैलरी तो आई जाती है, कुछ दिल से पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते। तो बहुत बड़ी समस्या है। तो जिनके जिनको पढ़ना है उनके लिए मैं यहाँ पर ये सारी चीजें जिससे उनका मैथमेटिक्स ठीक हो और वो आगे जैसे सीयूटी के बड़े यूनिवर्सिटी में अपना 12 के बाद अच्छा स्कोर कर सके, और जो कैट के एग्जाम होते हैं, ये बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, उसके अंदर बैठ सके, अपना मैथमेटिक्स ठीक हो रहेगा उनका। तो बेसिक अब ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां ये यही तो डराती है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कंपनियां, कई कई उनकी हजार की करोड़ की, वो इसलिए डराती है। वो आपको डरेंगे आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा हमसे पढ़ो, तो वो उनका एक रीजन ये होता है क्योंकि वो सारी चीजें आपको सिखा के चलती भी है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कुछ नहीं सिखाते, बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सरकारी स्कूल के अंदर नहीं सिखाया जाता है वो। तो ये सिलेबस है, और हम आज का जो लेक्चर है वो पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिनोमियल का जो मैं बिल्कुल बेसिक्स आपको बताता चलूंगा कि पॉलिनोमियल के एबीसीडी से मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर सभी बच्चों को समझ में आएगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं, भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, और उसकी कितनी डिग्री होती है। बहुत बड़ी समस्या होती है, एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादा कुछ डिफाइन सिलेबस नहीं दे रखा है। तो पॉलिनोमियल से पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे। वो क्या है, बेसिक सी चीज़ है। बेसिक सी चीज़ के अंदर आता है जैसे एक कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम कॉन कॉन्स्टेंट्स, तो ये क्या होते हैं, देखो, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू नहीं बदल सकती। क्या 1 की वैल्यू बदल सकती है? नहीं बदल सकती। 2 की बदल सकती है, 3 की बदल सकती है, 4 की बदल सकती है,
और क्या 5/7 की वैल्यू बदल सकती है? नहीं बदल सकती। या कुछ भी लिख दो आप यहाँ पर, 5/7 लिख दो या 7/5 लिख दो, क्या इनकी वैल्यू बदल सकती है? नहीं बदल सकती है। हमेशा इनकी वैल्यू सेम होती है, कभी नहीं बदलती है। तो ये क्या करते हैं, कांस्टेंट किनको बोलते हैं? जिनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो सेम हो, ठीक है, एक कोई भी चीज हो उसकी सेम वैल्यू हो, फिक्स वैल्यू हो, ठीक है। तो कांस्टेंट किनको बोला जाता है? हैविंग द सेम वैल्यू। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ये इनकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अच्छा, दूसरे और क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरिएबल्स। तो इनकी वैल्यू जो है वेरी करती रहती है, ठीक है, उनकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती रहती है। तो डेफिनेशन मतलब मैं ये नहीं कहूँगा डेफिनेशन रट्टा मारो, समझो जरा कि मतलब कि क्या चीज़ है। वैल्यू वेरीज, इनकी जो वैल्यू फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। अब जरा समझते हैं कैसे। एक मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया, इस सर्कल का रेडियस है ये, इसको मैंने आर दे दिया। एक मैंने सर्कल लिया यहाँ पर, ये थोड़ा सा बड़ा सर्कल है, इसका सेंटर ये, इसका रेडियस आर। एक और बड़ा सर्कल लिया मैंने यहाँ पर, इसका सेंटर ये, रेडियस आर है। एक और बड़ा सर्कल मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, सर्कल ठीक से नहीं बन रहा है। तो अब जरा, सब में क्या सेम चीज है? आर, सब में सब जगह आर सेम है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो सर्कल है, ये जो आर है, इसकी वैल्यू हो सकता है कि यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो, मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ हाइपोथेटिकल, ये 2 सेंटीमीटर हो, ये वाला आर 3 सेंटीमीटर हो, ये वाला जो आर है इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो, और ये जो आर है इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, अभी और चीज बतानी है मुझको यहाँ पर, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है। और ये जो इनको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, एक मतलब सिंबल होते हैं इनके, वो सिंबल आपके एक्स वाई जेड कैसे भी हो सकते हैं सिंबल, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, आर हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, जो भी अल्फाबेट होते हैं हमारे वो सारे, इनसे रिप्रेजेंट इनको किया जाता है। तो इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। देखो आर यहाँ पर है, सब जगह आर ही, लेकिन आर की वैल्यू कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 7, कभी 7/2, तो ऐसी बदल रही है, फिक्स नहीं है। इसीलिए बोलते हैं भैया इनकी वैल्यू वेरी कर रही है, वेरी का मतलब बदलना, प्लेस टू प्लेस बदलती है। तो इन्हीं को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अगर आप ना वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को जोड़ दिया, तो आपके आपके सामने जो है, एक इनको कंबाइन कर देते हो आप, कैसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे भी कर सकते हो, तो आपके सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट्स एंड द वेरिएबल्स। तो देखो ऐसा नहीं कि ये कोई पीएचडी करनी है यहाँ पर आपको, या वो, अब सिंपल से, बड़े सिंपल से शब्दों में समझेंगे कि क्या मतलब होता है इनका। तो हम मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सिंपल सा यहाँ पर करूँगा, कि जैसे एक मेरे पास कांस्टेंट ले लिया, और एक मैंने वेरिएबल ले लिया एक्स, एक मैंने कांस्टेंट ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, एक मैंने यहाँ पर कांस्टेंट ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, एक मैंने यहाँ पर ये ले लिया 5/x, ये ले लिया, और सॉरी, इसको इसको थोड़ा हम ऐसे लिख देते हैं ये। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट। अब इन दोनों के बीच में मैंने कि यहाँ यहाँ दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ डिवाइड। तो प्लस माइनस डिवाइड से आप एक वेरिएबल एक कांस्टेंट को जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बन जाता है। तो आप बोल दो इसको कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है ये, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसको कुछ करने की जरूरत, बेसिक सी चीज़ें समझो कि मतलब क्या होता है।
तो अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया। अब समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो, अगर कुछ एल जितने भी हम लिखते हैं ना यहाँ पर, जैसे मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, चलो बता देता हूँ थोड़ी सी चीज। आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख दो, अगर उस एक्सप्रेशन के अंदर, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 7 प्लस 7 प्लस, ठीक है, 9/x। तो क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? हाँ जी, ये एक एल्जेब्रिक ए एल और ई एक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्या ये 7 प्लस 9/x पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं। पॉली नो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर थोड़ा सा अरेंज कर कर लिखें, एक स्पेसिफिक वे में लिखें, कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पास कर दे, तो फिर हम ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलने लगते हैं। ठीक है, अब वो क्या कंडीशन है, ये बहुत जरूरी है कि वो कंडीशन क्या है। तो जैसा कंडीशन क्या है, कंडीशन, थोड़ी सी चीजें याद रख लो। कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, कि कोई पॉलिनोमियल बनेगा। कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, तो क्या कंडीशन है? देखो, जो भी वेरिएबल आ रहा हो, जो भी वेरिएबल आ रहा हो, वो वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल हैज पावर एक्सपोनेंट ऑफ द होल नंबर, मतलब जो उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो होल नंबर की फॉर्म का होना चाहिए। वेरिएबल हैज पावर इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। और होल नंबर का क्या मतलब हो गया? होल नंबर तो पता है हमको कि भाई जो होल नंबर होते हैं, जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आगे तक चले जाओ, डॉट 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 डॉट, आगे तक कहीं भी चले जाओ, दैट इज द होल नंबर। तो जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है, एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोई ले लिया, लेसर, ये ले लेता हूँ, ये वाला। जैसे ये लिखा है 7 प्लस 9, ये। तो अब जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, और मैं ऊपर प्लस कर रहा हूँ 16, ये हो जाएगा 16/x। तो जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा x को, तो ये हो जाएगा x⁻⁻1। और x⁻⁻1 अगर आप देख रहे हो, x⁻⁻1 क्या है? ये जो यहाँ पर, ये क्या है? ये एक सेकंड, दूसरा पेन लेता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये x⁻⁻1, -1 क्या है? ये एक आपका निगेटिव इंटीजर है, ना कि होल नंबर। तो इसीलिए इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए आप? नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल होने के लिए पावर कैसी होनी चाहिए? पावर आपकी होल नंबर में होनी चाहिए। जो भी एक्स वाई जेड जो भी कुछ आ रहा है, जो भी वेरिएबल है, वो उसकी जो पावर है, एक्स की पावर 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, बस। ठीक है, ये होनी चाहिए। नहीं है तो भाई वो पॉलिनोमियल नहीं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। और कंडीशन देखते हैं आगे क्या है। और कंडीशन, वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल जो पावर है, पावर ऑफ द वेरिएबल, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, एक्सपोनेंट ऐसे लिख लेते हैं, एक्स एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल should not should not have फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे? एक्स की पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर 3/2 नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर -1/2 नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर माइनस का 3/2 नहीं होनी चाहिए। ये अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इस वाले एक्सप्रेशन को तो मैं ऐसे लिखूंगा, भैया इसका मतलब ये होता है। तो फिर इसको कैसे लिखा जाएगा? ठीक है,
अब ऐसे ही कोई मेरे पास ये लिखा हुआ है, चलो y ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं कोई y, ये लिखा हुआ है, इस क्यूब रूट के अंदर y लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखूंगा? इसका मतलब तो ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी मतलब वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, समझ गए आप? तो अगर ऐसा है तो वो फिर हमारा वो नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर जो एक्सपोनेंट एक्स की जो मतलब एक्सपोनेंट जो होता है वेरिएबल का, वो डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए। तो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है यहाँ पर पावर, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में पावर, जो एक्स की पावर 2 ऐसा जो होता है पावर ऑफ वेरिएबल। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं, लिख रहे हैं इसको, ऐसा नहीं कि वो बुकीज बन रहा है। एक्सपोनेंट ऑफ द पावर शुड नॉट, शुड नॉट बी इन डेसिमल फॉर्म, इन डेसिमल, बस इतना लिखो डेसिमल। जैसे एक्स की पावर 0.5, ठीक है, एक्स की पावर 2.5, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप समझ लो, अगर ऐसा है तो वो वेरिएबल नहीं होगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की कंडीशन हो सकते हैं उनको, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, इस टाइप की नहीं है, डेसिमल की नहीं है, तो वो अभी देखेंगे हम आगे कमिंग उसमें। जैसे मैं थोड़े से एग्जांपल ले लेता हूँ पॉलिनोमियल के, और नेक्स्ट वाले उसमें स्लाइड में एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल पॉलिनोमियल के एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर एग्जांपल ले लिया हमने। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, 7x⁵ प्लस 8। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? 5। तो क्या एक पॉलिनोमियल? ऑफ कोर्स इट इज द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हो गया, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हो गया 7x, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और मैंने यहाँ लिख दिया 7, 7 का एक पॉलिनोमियल है ऑफ कोर्स, क्योंकि 7 के साथ में जब कुछ नहीं होता है, देखो जैसे ही मान लो ये लिखा है एग्जाम्पल, मैं यहाँ ले लेता हूँ नीचे 7 लिखा है, कुछ भी नहीं है, तो क्या इसको वहाँ पे से लिखता हूँ 7x⁵, क्योंकि x⁵ की वैल्यू होती है 1। तो 0 x⁵ मतलब 0 एक होल नंबर है, तो मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ये होना चाहिए। अगर अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं, और जैसे एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूँ, ये लिखा हुआ है मेरे पास कि √3x², तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ। आपको x² को देखना है, बाकी आप इसी को भी आपको ये नहीं देखना है, जो भी वेरिएबल आ रहा होगा उसको देखना। हाँ, अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, और ये लिखते हैं हम, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 3√x, तब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है नहीं है। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? हाँ बिल्कुल, तो लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आप समझ गए हो? तो ये बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, अब जरा डिग्री के बारे में बात करते हैं, डिग्री बहुत जरूरी होती है। एक और चीज देख लेते हैं कि भाई पॉलिनोमियल को थोड़ा लिखने की क्या फॉर्म होनी चाहिए, मतलब ऐसा तो जरूरी नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हो। स्टैंडर्ड उस पॉलिनोमियल को थोड़ी फॉर्म में लिखा जाता है, या तो लिख लेते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आप उसको कैसे कैसे लिख सकते हो। जैसे आपको मान लो कोई एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल ले लेते हैं हम भाई। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, -4 प्लस +7x² और -8, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो इसको आपको, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, दो टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइप से स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो इसकी, ठीक है। सबसे पहला जो x की पावर बड़ी हो उसको लिखो, मतलब x की पावर सबसे बड़ी क्या है? 7x की पावर, ये वाला टर्म लिखो,
उसके बाद में इससे कम पावर वाला टर्म, जैसे यहाँ पर दूसरा टर्म क्या है, -4x, और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो फिर इसको लिखो -4x। फिर यहाँ पर जो x की पावर 1 है, x की पावर 1 से छोटा वाला टर्म कौन सा है, ये, क्योंकि यहाँ पर ये जो 8 लिखा हुआ है, 8 के साथ में x की पावर 0 है, तो या तो आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, सबसे पावर, सबसे जिसकी छोटी पावर है उसको लिखो। जैसे x की पावर यहाँ पर 0 किसकी है, 8 की, तो 8x की पावर 0 लिखते नहीं है उसको, फिर उसको इससे बड़ी पावर किसकी है, x की पावर 1 की, तो इसको लिखो, फिर इससे बड़ी पावर प्लस ये, या तो ऐसे लिखो, ये दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप लिखने का तरीका, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो आपको लिखनी पड़ेगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर यहाँ भी स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ऐसे लिख सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं दूसरे वाले उस पर ले लेता हूँ इसको, चलो ठीक है, यहीं ले लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 हो गया और एग्जांपल नंबर 2 हो गया। जैसे मेरे पास कोई नंबर लिखा है, सड़ा भूसा सा नंबर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। एक लिखा हुआ है 2, ठीक है, यहाँ पर इसको ठीक है, इसको लिखते हैं हम माइनस का 6 4 की पावर, ठीक है, और माइनस का 5/7 प्लस 8 y² और प्लस का 2y की पावर ये। तो अब लिखते हैं जरा, तो इसको कैसे लिखोगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को, ये एग्जांपल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे लिखोगे, या तो सबसे इसमें जिसकी पावर सबसे छोटी है उसको पहले लिख लो, या जिसकी पावर सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये, तो y की पावर सबसे बड़ी पावर वाला जो टर्म है 2 y की पावर 5, फिर y की पावर 4 वाला टर्म लिखो, तो ये लिखा है -6 y की पावर 4। फिर उस देखो 3 तो नहीं है यहाँ पर, तो 3 को छोड़ दो फिर, क्योंकि y की पावर 3 वाला टर्म नहीं है, तो y की पावर 3 वाला टर्म नहीं है, तो उसको छोड़ दो। y की पावर 2 वाला टर्म ढूंढो, तो y की 2 वाला टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर 8 y², और फिर y की पावर 1 वाला टर्म देखो, वो भी नहीं है, तो उसको भी छोड़ो, y की पावर 0 वाला टर्म लिखो, तो ये जो लिखा है ये y की पावर 0 वाला टर्म है। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, मतलब सबसे छोटी पावर, ये y की पावर सबसे छोटी कौन सी है, y की पावर 0, फिर उससे बड़ी, मतलब इसको उल्टा करके लिख दो, 4 प्लस 2 y की पावर 5। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब मुझे लगता है शायद क्लियर हो गया होगा। तो कभी भी प्राइवेट बुक में देखने के लिए मिलती है, ऐसी एनसीईआरटी वगैरह में होती, लो ग्रेड की बुक होती है, तो वो बस बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका होता है कि वो, उसको मैं जनरली हैंड बुक बोलता हूँ। हैंड बुक में क्या होता है, सिलेबस वगैरह होगा, कौन सी आपकी डेट को एग्जाम हो गए, कब क्या होगा, वो सब सारी चीज़ें लिखी रहती है। तो एनसीईआरटी को मैं जनरली हैंड बुक बोलता हूँ। तो कुछ बच्चे बच्चे जो ढिंढोरा पीटते रहते हैं एनसीईआरटी का, सारी एनसीईआरटी अच्छी नहीं है, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो मैथमेटिक्स आपको करना है, आया तो अच्छा करना है, और आपको बड़े बहुत आगे तक पढ़ाई करनी है, तब आपको ये नाइन ये छोड़ना पड़ेगा आपको। अब ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी डिग्री बता देता हूँ भाई, डिग्री बता देता हूँ कि डिग्री, डिग्री बहुत जरूरी हो, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे सिलेबस में भी है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री, ठीक है, डिग्री काफी इंपॉर्टेंट डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद करनी चाहिए। एक होता है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, चलो पहले समझ लो यहाँ पर भाई क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, एग्जाम्पल अच्छा है। मेरे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, 7x⁻² माइनस का 4x और प्लस का 3। तो इसकी कोई डिग्री बताएगा। डिग्री पता करने का तरीका ये होता है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे x की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 2, दैट इज द डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई यहाँ पर 2। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है
√3 एक्स की पावर 3 प्लस 5x² माइनस का 3/4 एक्स माइनस 9। अब यहाँ पर ये देखो, इस वेरिएबल, इसके जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसके अंदर एक्स या वाई या कोई भी वेरिएबल आ रहा हो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे हाईएस्ट पावर इसमें एक्स की पावर 3 है, तो डिग्री कितनी होगी इसकी? 3 डिग्री होगी 3। ऐसे ही हम कोई और एग्जांपल देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डिग्री वाला तो आपके सिलेबस में भी है। तो एक्स की पावर 4 2x की पावर 3 प्लस 5x और स्क्वायर रूट 2। अच्छा, एक सवाल आता है, क्या ये पॉलिनोमियल है? हमको, हाँ ये पॉलिनोमियल है। हमको बस x को देखना होता है, जो भी वेरिएबल आ रहा है कि वो स्क्वायर रूट क्यूब रूट के अंदर नहीं बंद होना चाहिए। उसकी जो x आ रहा है या y आ रहा है या z आ रहा है उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म बनी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए बस। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो पॉलिनोमियल होगा। तो ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल की ही डिग्री हम निकालते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट कितनी है? 4। नेक्स्ट एग्जांपल, 2 y की पावर 5 माइनस 6 y की पावर 10 प्लस 5/9 और इसकी डिग्री बताओ कितनी। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है? 10, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, और एक और ले लेते हैं लास्ट वाला। यहाँ पर लिखा है z की पावर 9 माइनस 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी यहाँ पर 9। तो डिग्री कितनी होगी? 9 9। अच्छा, एक थोड़ी सी चीज़ है, एक और चीज़ समझ लो यहाँ पर। मैं नोट में डाल देता हूँ इसको। नोट काम की चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, समझ लो बस। थोड़ा सी ज़रूरत है उसकी। जैसे ये लिखा हुआ था जेड, तो आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो जेड ऐसा, सॉरी, इसको पी लगा दो या क्यू लगा दो छोटा वाला, जेड इक्वल टू जेड की पावर 9 माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको नोट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये वाला पॉलिनोमियल था, यही वाला, तो इसको कैसे लिख सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यू एक्स, क्योंकि एक्स आ रहा है इसके अंदर वेरिएबल, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स की पावर 3 प्लस 5 एक्स प्लस रूट 2। ये ठीक है। तो ये जो होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे लिख सकते हो। जरूरी है क्योंकि सॉल्व करना है हमको आगे क्वेश्चन। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दी। अच्छा, अभी चलो आगे चलते हैं हम। कुछ मैं वहाँ पर भी बताना था मुझको, चलो यही बता देता हूँ। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी देखेंगे हम आगे जब आएंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वैसे मैं इसको आगे भी बताने वाला हूँ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल 5 6 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 5/2 7/8 9, ये कांस्टेंट है। इनकी डिग्री कितनी होगी? तो देखो डिग्री कितनी होगी। जैसे ये है 5, तो 5 को क्या लिख सकते हो? 5 को ऐसे लिख दो, एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर किसी भी की पावर आप 0 कर दो, जैसे 5 की पावर अगर आपने 0 कर दी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? डिग्री यहाँ पर कितनी होगी? 0। और डिग्री डिग्री होगी इसकी 0। तो इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी? ये 6x, इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? 0, तो डिग्री कितनी होगी यहाँ पर? 0। तो कहने का मतलब ये, इन सबकी डिग्री 0 है। तो जो नोट वाली बात जो है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का, उनकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज डिग्री ऑफ 0। ठीक है, तो या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, डिग्री ऑफ अ
कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, हमेशा जीरो होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मुझे लगता है सबको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है एक जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? जीरो पॉलिनोमियल। देखो, जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है, समझ गए आप? अब जीरो पॉलिनोमियल की, जब ये जीरो पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? अब समस्या है यहाँ पर, देखते हैं जरा कैसा। जीरो की पावर अगर आपने जीरो लिखा, ठीक है, तो क्या क्या बोलोगे? जीरो जीरो। और जीरो की पावर अगर आपने वन लिखा, तो क्या बोलोगे? जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी वैल्यू जीरो, ये भी जीरो। जीरो की वैल्यू, जीरो को आपने एक्स की पावर टू से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जीरो। जीरो को आपने एक्स की पावर थ्री से मल्टीप्लाई करा, जीरो। जीरो को एक्स की पावर फोर से मल्टीप्लाई करा, जीरो। तो डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा, भाई डिग्री डिफाइन नहीं है, कभी जीरो भी हो सकती, कभी जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कुछ भी हो सकती है। तो ये जो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। ठीक है, नोट में डालो। मतलब यहाँ पर ये डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइन। ठीक है, इज नॉट डिफाइन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ये भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, या ये लिख सकते हो, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, या ये भी लिख सकते हो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटर। ये सारे आप शब्दों का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो मैंने आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बता दें। कुछ पॉलिनोमियल होते हैं डिग्री के, उनके नाम है कुछ। अगर एक डिग्री होगी तो क्या बोलते हैं, दो डिग्री होगी तो क्या बोलते हैं, तीन डिग्री होगी तो क्या बोलते हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल के ये तो मैंने आपको डिग्री बता दिया इसके बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। ठीक है, या टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, उनकी डिग्री कितनी है उसी के हिसाब से। तो मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर आप पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो उस पर हम देखेंगे। तो ज़्यादा नहीं देखेंगे हम। पहला हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है वन, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं, इनमें इसके वन डिग्री के होते हैं। ठीक है, हैविंग वन डिग्री, इनकी केवल एक ही डिग्री होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 5x+3। तो ये तो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये जो x है, x की पावर वन है। ठीक है, 8/7 y प्लस, चलो ठीक है, ये भी लिख दो। ये भी यहाँ पर y की पावर कितनी है, यहाँ पर वन है, तो ये भी हमारे पास लीनियर जो है पॉलिनोमियल हो गया। फॉर एग्जाम्पल √5z+8, तो z की पावर यहाँ वन है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और -8z, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो ये सब इनकी जो पावर है वो कैसी है, वन है। यहाँ पर जो भी वेरिएबल आ रहे हैं उनकी पावर कैसी है, दैट इज द वन, इसलिए हम इनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल एक्चुअली वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका जो फॉर्म होती है, इनकी जो, मैं वैसे लिख देता हूँ यहाँ पर, जरूरी नहीं है, इनकी जो फॉर्म होती है ना लीनियर पॉलिनोमियल की, वो ऐसी कुछ होती है, a x + b
जरूरी नहीं आप ये सब याद करो, मैं इसको इग्नोर बोलूँगा, आप इसको इग्नोर करो, हटा ही देता हूँ ये, ठीक है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल, एक और बात बताता हूँ, अगर आप पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दो ना तो फिर वो इक्वेशन में कन्वर्ट होता है, तो फिर बोलते हैं इक्वेशन। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दिया आपने तो बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, और लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दिया तो बोलोगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल और डिग्री में ये रिलेशन है। नेक्स्ट दूसरा आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड का मतलब होता है टू, ठीक है, क्वाड। तो इसमें क्या होता है, हैविंग डिग्री टू, इनकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, हैविंग डिग्री टू। अगर इनकी डिग्री टू है तो वो क्वाड्रेटिक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3x² प्लस 8x+9, तो हाईएस्ट पावर देखो x की कितनी है, 2। दूसरा एग्जाम्पल 4y² माइनस का 9y+5, यहाँ पर y की पावर कितनी है, हाईएस्ट 2। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल z² माइनस 11z+18, तो यहाँ पर z की हाईएस्ट पावर कितनी, 2। तो ये हो गए हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिनकी पावर जिनकी जो डिग्री होती है वो 3 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हैविंग डिग्री 3, क्यूबिक का मतलब 3। थोड़े से एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसा 4x³ माइनस x² प्लस 6x+3, और यहाँ पर 4x³ और 8z³ 3, z⁻, और एक पॉलिनोमियल था z⁻3 - 1। तो ये सारे के सारे जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो एक और देख लेते हैं, लास्ट वाला जो है वो y क्वाड्रेटिक है, वो y मतलब जिसकी 4 डिग्री हो, y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, हैविंग डिग्री 4। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके, बहुत सारे, जिसकी 4 डिग्री हो उसको लिख दो। x⁻4 - 2, x⁻3 और प्लस 3x² माइनस का 4x+5, ठीक है, इसमें डिग्री होगी। एक और लिख लो, 6x⁴ माइनस 9x⁻2 प्लस 1। तो ये यहाँ पर जो है हमने देखा कि पॉलिनोमियल, अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल को ना उसके बेसिस पे भी डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द कितनी टर्म आ रही, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म कितनी है इसके अंदर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म उसके अंदर आ रही है। तो पहला क्लासिफिकेशन होता है मोनोमियल, एक ही टर्म आती है केवल, मोनो, अभी मैं बताऊंगा टर्म क्या होती है मोनोमियल। तो मोनोमियल पॉलिनोमियल कैसे टर्म होते हैं, जिसमें हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म, केवल एक ही टर्म आ रही हो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 9 -15 माइनस का 9x, 9 9/2
वाई 9/3 2, ठीक है, कैसे भी लिख दो, ये सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल। 2x⁴, 5x⁴, तो यहाँ डिग्री नहीं देखते हैं। -8 x⁴ 2 लिख दो, x⁴ 2। तो यहाँ पर क्या क्या करते हैं, कितने टर्म आ रहे हैं, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म, ये पूरा एक टर्म, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, तो इसको बोलते हैं हम, ये हमारा कैसा है, मोनोमियल। दूसरा और होता है हमारे पास जिसमें दो टर्म आ रहे हो, तो तब उसको ऐसे पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है दो, बाइनोमियल, बाइनोमियल। तो इसमें दो टर्म आती है, दो टर्म का मतलब कि बीच में या तो प्लस लगा हुआ होगा या फिर माइनस लगा होगा, तो ऐसे को बोलते हैं हम बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हैविंग, ऐसे लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ इसका डेफिनेशन का, लिख देता हूँ, हैविंग ओनली टू टर्म। अच्छा, एक और चीज जो थी यहाँ, जीरो नहीं आना चाहिए, हैविंग नॉट जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए भैया, हैविंग नॉट जीरो। अगर ये जीरो है, इसलिए जीरो पॉलिनोमियल होता है, ये कंडीशन है, प्री कंडीशन है, मैं स्टार बना देता हूँ यहाँ पर। हैविंग ओनली टू टू टर्म्स, नॉट हैविंग, ठीक है, नॉट हैविंग, नॉट है यार, ये मैंने गलत लिख दिया ऊपर, डेफिनेशन तो गलत हो गई है, नॉट हैविंग जीरो, ठीक है, नॉट हैविंग जीरो, मैंने गलत लिख दिया, आगे पीछे कर दिया था वो, एक्चुअली नॉट हैविंग जीरो, जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये प्री कंडीशन, नॉट हैविंग जीरो, जीरो पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पता लगा, आप कहने लगो कि भाई ये तो जीरो पॉलिनोमियल है, वन टर्म का है, तो फिर इसको बोलेंगे नहीं ये नहीं है, समझ गए आप, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, जीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। तो बाइनोमियल के अंदर क्या होता है, दो टर्म जुड़ी हुई होती है, दो का मतलब देखो, एक 9, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, 9 + 4x, तो आप देख रहे हो, ये जो, ये एक टर्म है, ठीक है, ये टर्म वन हो गई, ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और ये जो है दूसरी वाली, ये आपकी सेकंड टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म किसी को भी बोल सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेकंड टर्म। तो यहाँ पर कितनी टर्म आ गई, दो टर्म आ गई। और देखते हैं, अच्छा सा इसका कोई एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर। ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पर अपना फंडामेंटल क्लियर करो, अदरवाइज बड़े एग्जाम में तो देखो आप नहीं बैठ सकते हो, जैसे कैट के हो गए, जी मैट के एग्जाम हो गए, तो वहाँ तो बच्चे क्या करेंगे, ये सरकारी स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, और उनका कुछ सही कर ही नहीं सकते। उसका एक रीजन ये, उनको शुरू से ही इनिक्वलिट ऐसा बना दिया जाता है ना, कि वो नक्कारा निकम्मा सारे शब्दों का, वैसे मुझे ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, सिस्टम में ये सब कुछ करा, तो बच्चे को शुरू से इतना लेजी आलसी बना देंगे स्कूल वाले, सरकारी स्कूल वाले, बच्चा कुछ नहीं करता, बड़े होते होते उसका दिमाग जो होता है एकदम सुस्त हो जाता है, कुछ करता ही नहीं, करना ही नहीं चाहता है। तो यहाँ पर जो है, ये क्या हो गया, यहाँ पर पेन ले लेता हूँ मैं, तो ये जो है, ये फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है, आप किसी को भी फर्स्ट टर्म दे सकते हो, एक टर्म बोल दो, सेकंड टर्म हो गई, ठीक है, एक फर्स्ट टर्म हो गई, और ये क्या होगी, ये दूसरी टर्म हो गई। तो जब भी बाइनोमियल होता है, उनके बीच में प्लस माइनस लगा लगा रहता है, ठीक है, बाइनोमियल, और ये होगी सेकंड टर्म, सेकंड टर्म, ठीक है। और दूसरा वाला, मैं दूसरे वाले पेज पे एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा सा जरूरी है कि आप इसको समझे अच्छे से, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर, माइनस, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब कुछ भरा हुआ है, और ये 10th क्लास में भी है, कभी आप इसको हल्के में ले रहे हो। ये मेरे पास एक टर्म लिखी है, दोनों दो ही टर्म आ रही है, दो से ज्यादा टर्म नहीं आ रही है यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको देखो, ये एक टर्म हो गई, और ये दूसरी टर्म होगी, तो दो टर्म आ गई, तो क्या बोलेंगे, दैट इज द बाइनोमियल। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ये छोटा सा लिखा हुआ है, 8 + x⁴, तो ये एक टर्म हो गई, ये दो टर्म हो गई, समझ गए हो आप। तो ये हमारे पास बाइनोमियल। एक होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल भी यहाँ पर मैं, ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल में तीन टर्म आती है, ज्यादा नहीं देखेंगे हम क्योंकि इतना है भी नहीं है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, ट्राई का मतलब होता है थ्री, तो हैविंग ओनली थ्री
3 टर्म्स, बट लेकिन इसके अंदर भैया तीनों की तीनों टर्म कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो। अब आप कहने लगो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ये तो 3 टर्म होगी, यही नहीं होना चाहिए, आप समझ गए? यही नहीं होना चाहिए जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जीरो नहीं आना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3। तो यहाँ पर 3 टर्म हो गई, एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तीसरी टर्म ये। दो देखो, बीच में आप देख रहे हो प्लस माइनस, दो टर्म तीन टर्म जितनी भी होती हैं वो प्लस और माइनस से ही सेपरेट होती हैं बस। उनके बीच में जैसे एक टर्म दो टर्म के बीच में क्या है? माइनस। यहाँ पर एक टर्म दूसरी टर्म के बीच में क्या है? प्लस। तो जो ये जो टर्म्स सेपरेट होती हैं वो केवल माइनस प्लस से होती है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन से नहीं होती है। कभी आप उसको ऐसे कहने लगो कि भैया ये मेरे पास 2x लिखा है तो ये एक टर्म होगी दो, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है? ये होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो, अदरवाइज वो नहीं होगी। कभी डिवीजन के बेसिस पे आप उसको डिवाइड कर दो। और एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि और एग्जांपल क्या है हमारे पास, ये लिखा है 5x⁻6 माइनस का 3, ये अब देख रहे हो आप? तो ये कैसी हो जाएगी? ये एक टर्म, डिग्री कुछ भी हो, डिग्री से कोई लेना देना नहीं होता है यहाँ पर, दो टर्म और तीन टर्म, ठीक है? तो ये जो डिग्री है, डिग्री मोनो, जैसा यहाँ पर क्या है, मोनोमियल बाइनोमियल, डिग्री कितनी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर डिग्री 6 है, यहाँ पर डिग्री से कोई लेना देना नहीं होता है, बस नंबर ऑफ टर्म से लेना देना होता है। तो अब ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। जैसे मैं फिर से कुछ चीज़ें बता देता हूँ, नेक्स्ट वाले पेज पर एक कांस्टेंट वाले के बारे में मैंने बताया, डिग्री तो शायद मैंने बता दी है उसकी, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में लिख देता हूँ, मैंने शायद लिखा है पीछे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसमें एक ही टर्म होता है, ऑन कंटेन ओनली वन, कंटेन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कांस्टेंट भी आ रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होना चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? जैसे 1 हो गया और 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5/2 हो गया, और 8 माइनस का 8 हो गया। तो ये सारे के सारे जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है? कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है इसके अंदर क्या नहीं आना चाहिए? नॉन, डज नॉट कंटेन, शुड नॉट कंटेन, नहीं होना चाहिए इसके अंदर। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने के लिए शुड, शुड शुड की तो स्पेलिंग गलत हो गई, शुड नॉट, SHOUD, शुड नॉट हैव जीरो, जीरो नहीं आना चाहिए भैया, ठीक है? कभी आप जीरो कर दो, वो भी कभी कहो कि जीरो, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट, वो उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास थे। अब इनकी जो डिग्री के बारे में मैंने बात करी थी, तो डिग्री क्या होती है यहाँ पर इनकी? डिग्री, डिग्री मैंने पीछे भी बताया था, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा जीरो होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, ठीक है? दूसरा समझ लेते हैं हम, जो ये कांस्टेंट के बारे में था, जीरो पॉलिनोमियल के बारे में बता देता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको ये एक नंबर नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने बता दिया आपको, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है? पॉलिनोमियल, तो बस इसमें जीरो ही होता है, हैविंग ओनली जीरो, हैविंग ओनली जीरो, ठीक है? मतलब केवल ये होता है। और इसकी जो डिग्री मैंने आपको पीछे बताया था, कैन नॉट बी डिफाइन, ठीक है? नोट, ये डिग्री आप बता नहीं सकते हो कितनी होती है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो ये मैंने आपको जो है पॉलिनोमियल के बारे में बताया। देखो, आप चाहे भी किसी भी जो है स्कूल से पढ़ रहे हो, आपको अपनी पढ़ाई जो है रेगुलर करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप ऑटोमेटिकली गेम से बाहर हो। ये प्राइवेट वाले क्या है, आपके पास पैसे इतने होंगे, आप प्राइवेट कोचिंग संस्थान बड़े बड़े में नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको
डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है शुरू से, ये जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ही बोलूंगा मैं, इनइक्वालिटीज इतनी ज़्यादा है कि क्वालिटी पर एजुकेशन नहीं मिल पाती है बच्चों को। तो वो फिर आप, या तो आपके पास लाखों होने चाहिए, कई लाख होना चाहिए, जब आप पढ़ पाओगे, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब। क्योंकि शुरू से ही बच्चे का दिमाग ऐसा कर दिया गया है कि वो कुछ नहीं करे, उसका दिमाग ही ऐसा बना दिया कि वो कुछ ना करे, तो आगे चल के कुछ ही नहीं करता है। वो पीएचडी करता है कुछ ना करने में, उसकी लाइफ खराब, बेरोजगारी, कुछ नहीं करता है, ना इनोवेशन है कुछ है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये मैंने आपको जो है आपको सिखाया कि यहाँ पर कैसे ये चीज़ों को अच्छे से पढ़ा जाता है, सारी चीज़ें मैंने वेल डिफाइन करके आपको समझाई है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी पैरेलल चलिए, ठीक है। अगर आप कोई सोच रहे हो मैं एनसीईआरटी बंद कर दूंगा, आप एनसीईआरटी भी देखते रहो, मैं उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी के जो जो भी है, स्कूल 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 टू स्कूल वेरी करता है कि कैसा स्कूल, कुछ जो खराब स्कूल होते हैं वो क्या करते हैं कि बस एनसीईआरटी के दो चार क्वेश्चन कर कर वो उनको अपना काम खत्म होना है। जनरली वो एनसीआर वो स्कूल सरकारी स्कूल वाले होते हैं, लेकिन जो अच्छे स्कूल होते हैं वो प्राइवेट जो बुक होती है उनको प्रीफर करते हैं बच्चों के लिए, और बच्चों को उन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो यही होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के अच्छे स्कूल होते हैं, सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम के अच्छे भी नहीं होते हैं। तो वो जो अच्छी पढ़ाई लिखाई, जैसे डीपीएस हो गया यहाँ पर मथुरा, डीपीएस हो गया मथुरा रोड पर हो गया, सलमान पब्लिक स्कूल, बहुत सारे स्कूल, सलमान इंटरनेशनल हो गया, बहुत सारे स्कूल हैं, और एलपीएस हो गया यहाँ पर। मतलब एलपीएस भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है वो, मतलब मैं इसको बोलूँगा अच्छा है स्कूल, ऐसा नहीं है। तो मॉडर्न पब्लिक स्कूल हो गया, ये सारे उसमें यही चीज़ चलता है, ठीक है। तो मैंने मतलब काफ़ी बच्चे आए हैं उनके पढ़ने के लिए मेरे पास। तो ये लेक्चर हम अब यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है और एनसीईआरटी पैरेलल चलेगी। मैं आपको ये बता देता हूँ, एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी के मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके डालूंगा, आप एनसीईआरटी जाइए और देखिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, चाहे आप एनसीईआरटी के लेक्चर देख रहे हो या फिर ये पढ़ रहे हो, बेसिक अपने फंडामेंटल जरूर क्लियर रखें, चाहे आप एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व करें, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल से आप नहीं बच सकते। तो ये अपना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।